नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के दौरे पर रहे, जहां सीएम ने एक भव्य रोड शो किया जिसमें हजारों नहीं बल्कि 1 लाख से भी ज्यादा लोग पहुंचे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया। हरिद्वार का ऋषिकुल मैदान मोदी और धामी के नारों से गूंज उठा। हल्द्वानी हिंसा के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने मलिक के बगीचे और अतिक्रमित भूमि पर पुलिस थाना बनाने की घोषणा की है। आपको बता दें कि सीएम धामी ने हरिद्वार में नारी शक्ति महोत्सव में संबोधन करते हुए कहा कि उपद्रव के पीछे सभी आरोपियों को बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। जिस स्थान पर अतिक्रमण या उसे हटाया गया है उस स्थान पर आगजनी की गई और लोगों को आग में झोंकने का काम किया गया। उस स्थान पर अब पुलिस थाना बनाया जाएगा। ये जो बनभूलपुरा है, ये बनभूलपुरा में जो एक बगीचा था, जो अतिक्रमण, जिस पर अतिक्रमण था, उस अतिक्रमण को हटाया गया है, जिसमें कई एकड़ भूमि निकली है। वो भूमि जहां पर आगजनी हुई है, जहां पर पथराव हुआ है, जहां पर उपद्रव किया गया है, जहां हमारे पुलिस कर्मियों के साथ सारे कानून को तोड़ने का काम किया है, पत्रकार भाइयों को भी आग में झोंकने का काम किया है, मैं आज इस मां गंगा के पवित्र तट से घोषणा करता हूं कि उस स्थान पर पुलिस का थाना बनाया जाएगा। पुलिस का थाना बनाया जाएगा। मां गंगा को भी नमन करता हूं कि आज हमको ये मातृशक्ति महोत्सव मां गंगा के तट पर आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारी योजनाओं का आज यहाँ लोकार्पण हुआ है, शिलान्यास हुआ है, जिसमें 1168 करोड़ रुपए की लागत से 158 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, जिससे राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र की संपूर्ण जो सीवरेज व्यवस्था के सुधारीकरण के लिए जर्मन बैंक की मदद से 583 करोड़ की स्वीकृति परियोजना का ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था, पर्यटक स्थलों के विकास, पार्किंग व्यवस्था सहित अन्य कार्यों का आज यहां पर शिलान्यास किया गया है। इन योजनाओं से जहां हरिपुर कला, भूपतवाला, भीमगौड़ा, हरकीपैड़ी, मायापुर, कनखल, ऋषिकुल, ज्वालापुर, आवास विकास कॉलोनी, गोविंदपुरी, जगजीतपुर सहित अन्य क्षेत्रों को सीवरेज सहित पेयजल, पार्किंग आदि की जो समस्या है, उस समस्या से इन योजनाओं के पूरा होने पर निजात मिलेगी, लोगों को सुविधा होगी। भाइयों बहनों, आज जिन योजनाओं का भी यहाँ पर आप सबके समक्ष लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, वो हमारी मातृशक्ति का ही प्रतिफल है, उनका ही आशीर्वाद है। आप सभी के आशीर्वाद के कारण से आज प्रदेश के अंदर हम पूरी तन्मयता के साथ, तो उनके चेहरों की मुस्कान देखकर मैं कह सकता हूं कि हमारा संपूर्ण प्रयास होगा कि आपकी ये मुस्कान हमेशा हमेशा बनी रहे। आज इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि आपकी जो अपेक्षाएं हैं, आपकी जो आकांक्षाएं हैं, उन आकांक्षाओं के लिए, उन अपेक्षाओं के लिए हम संपूर्ण मनोयोग से पूरे क्षमता और जितनी हमारे अंदर ताकत है उस ताकत से काम करेंगे। हम उस संस्कृति के साधक हैं जहां पुरुष की परिकल्पना हमारी नारी के बिना पूर्ण नहीं मानी जाती है। हमारे यहाँ जहां एक और अर्ध नारीश्वर की पूजा की जाती है, वहीं मां जगदम्बा को इस सृष्टि का मूल माना जाता है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि किसी समाज या किसी राज्य की जो रीढ़ है उसकी सशक्त मातृशक्ति है, सशक्त महिलाएं हैं। अगर किसी राज्य की नारी शक्ति प्रगति कर रही है तो राज्य का विकास सुनिश्चित है, उसको कोई शक्ति रोक नहीं सकती है। वो राज्य आगे बढ़ेगा, वो देश भी आगे बढ़ेगा। हम सभी जानते हैं कि प्रारंभ से ही हमारे प्रदेश के निर्माण में जब उत्तराखंड राज्य बना है, उस राज्य के निर्माण में हमारी जो मातृशक्ति है
उसका बहुत बड़ा योगदान है। मातृशक्ति यहाँ बहुत संघर्ष भी करती है। एक और जहां प्रदेश ने, हमारी मातृशक्ति ने पूरे प्रदेश के अंदर विपरीत परिस्थितियों में जीना सिखाया है, जूझना सिखाया है, वहीं दूसरी ओर हर परिस्थिति में उनको जीतना भी सिखाया है, उनको आगे बढ़ना भी सिखाया है। हम कह सकते हैं आज जितने सारे उद्यम हमारी मातृशक्ति कर रही है वो वास्तव में हम सब लोगों के लिए एक उदाहरण है, भविष्य में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा है। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि राष्ट्र निर्माण में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारी मातृशक्ति हर क्षेत्र में आज महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रही हैं। अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां बनभूलपुरा में हुई हिंसा के बाद क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया गया है। कर्फ्यू के चलते लोगों को जरूरी सामान और सेवाओं की परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन काम कर रहा है। एक और जहां पुलिस दंगाइयों को चिन्हित कर गिरफ्तार करने में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ शांति व्यवस्था कायम करने के लिए साथ ही बीमार लोगों को दवाइयां, दूध और जरूरी सामान बांटा जा रहा है। आपको बता दें कि इस दंगे में 5 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। देखिए, अभी जो प्रभावित क्षेत्र था वहाँ पर कर्फ्यू जारी है, लेकिन वहाँ पर दूध, सब्जियाँ, राशन, दवाएं और की आपूर्ति सामान्य की जा रही है। वहाँ पर मजिस्ट्रेट और जो आपूर्ति विभाग के लोग लगे हैं वो काम कर रहे हैं, मंडी के लोग काम कर रहे हैं। वहाँ जो हॉस्पिटल्स और जो मेडिकल स्टोर्स हैं उनको ओपन करा दिया गया है। सुरक्षा के लिए वहाँ पर पुलिस, पीएससी और पैरामिलिट्री के लोग तैनात हैं। और जो दंगाई थे जिन्होंने ये बलवा किया है, उपद्रव किया है, उनमें जो चिन्हित लोग किए गए हैं फुटेज के आधार पर, वीडियोज़ के आधार पर, उनको चिन्हित करने का काम, उसमें वैधानिक कार्रवाई करने का काम पुलिस कर रही है। अब हमारी अभी वर्तमान प्राथमिकता यह है कि वहाँ पर स्थितियाँ तेज़ी से सामान्य करी जाएँ। वहाँ जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बिजली पानी की सप्लाई है, चाहे राशन की सप्लाई है, सब्जी दूध है, इनको हर घर तक पहुँचा दिया जाए। और जैसे जैसे स्थिति सामान्य होती जा रही है वैसे कर्फ्यू में ढील देने का काम जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। मेरी लोगों से यही अपील है कि शांति बनाए रखें। देखिए, अभी हम लोगों ने सुबह से यहाँ पर सब्जी और दूध वगैरह वितरण करना शुरू कर दिया था। तो दूध में इस प्रकार से सब्जी वितरण की जा रही ताकि ज़्यादा लोग ना आए। एक परिवार से एक ही व्यक्ति को बाहर बुलाया गया और उनको लाइन बाय लाइन 8-10 लोगों को बुलाया गया एक बार में, और उसको राशन वितरण की कार्रवाई भी हम लोग इस प्रकार से कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा अभी चारे की डिमांड भी की जा रही है, कुछ जानवर भी हैं यहाँ पर हैं। तो अभी हमने बात करी है तो थोड़ी देर में हमको चारा भी अवेलेबल हो जाएगा ताकि जानवर वगैरह जो भी अंदर होंगे उनको भी हम उपलब्ध करा देंगे। स्थितियाँ जैसे सामान्य होती जाएंगी वैसे वैसे हम लोग इसमें ढूल भी दी जाएगी। खबर हल्द्वानी से है, जहां बनभूलपुरा के हिंसा के 25 आरोपियों का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। पुलिस कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आरोपियों को अलग अलग मेडिकल परीक्षण कराने के लिए बेस अस्पताल ला रही है। आपको बता दें कि वहीं हिंसा के बाकी आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। खबर लक्सर से है। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस ली। कांग्रेस के पीसीसी सदस्य उमादत्त शर्मा और लक्सर नगर अध्यक्ष देवेश राणा ने लक्सर में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम की शुरुआत की। सिमली मोहल्ले में आयोजित कार्यक्रम में उमादत्त शर्मा ने कहा कि प्रदेश की जनता डबल इंजन कहे जाने वाली बीजेपी सरकार से तंग आ चुकी है। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि अभी तक लोकसभा चुनाव के लिए न तो आवेदन किया है और न ही पार्टी की तरफ से ऐसा कोई फैसला उनके लिए हुआ है। कांग्रेस नेता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, पार्टी हाईकमान का जो फैसला होगा उसे सभी नेता मानते हुए नजर आएंगे और जिसे चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी दी जाएगी वह भी चुनाव मैदान में उतरता हुआ नजर आएगा। किसी भी नेता ने अभी तक लोकसभा चुनाव के लिए, बड़े नेता ने ना आवेदन किया है ना इनकार किया है। पार्टी हाईकमान जिसको चाहेगा वो चुनाव लड़ेगा और पार्टी हाईकमान जिसको चाहेगा चुनाव लड़ाना चाहेगा उसी को चुनाव लड़ाया जाएगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव में आप देखिए सीमित उम्मीदवार होते हैं, 5 लोकसभा क्षेत्र हमारे यहाँ हैं
और काफी वरिष्ठ सक्षम लोग हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए हैं और पार्टी उचित समय पर उचित निर्णय लेगी और हमारे सारे जो भी जिसकी भी कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाना चाहेगी वो चुनाव लड़ने के लिए आपको तत्पर मिलेगा। तो वहीं लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने राज्यसभा की खाली हो रही सीट पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र विष्ट ने कहा कि किसे और कहां से चुनाव लड़ना है, यह कार्य पार्टी का हाईकमान तय करता है। उनका कार्य निर्णय के साथ खड़े रहना होता है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि अभी लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों को बड़ी जीत के साथ चुनाव मैदान में जीत दिलाना अहम कार्य है। देखिए, नया और पुराने का प्रश्न नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का केंद्र नेतृत्व तय करने वाला है कि किसको कहां से लड़ाया जाना है, कौन अपना राज्य का लोकसभा का सांसद बनने वाला है, अपने 5 सीटों पर किसको कहां प्रत्याशी बनाया जाना है। सभी वर्तमान लोकसभा के सदस्य अपने क्षेत्रों में लगातार निरंतर काम कर रहे हैं। जनता के बीच में उनका समन्वय प्रवास रहा है। ये विषय केंद्र नेतृत्व का है कि उस किसको प्रत्याशी बनाती है। हमारा काम है जो भी केंद्र नेतृत्व घोषित करेगा, घोषणा करेगा, उसको भारी बहुमत से जिताना पार्टी का लक्ष्य है, पार्टी का काम है। अगली खबर कर्णप्रयाग से है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट को राज्यसभा से उत्तराखंड से प्रत्याशी बनाए जाने पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की है। पूर्व जिला मीडिया प्रभारी हेमंत सेमवाल ने बताया कि चमोली जनपद से पहली बार राज्यसभा सांसद के लिए किसी भी कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाया गया है, जो पूरे जिले के लिए हर्ष का विषय है। हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है और ये एक इतिहास में पहली बार शायद ये हो रहा है कि हमारे जिले का कोई व्यक्ति राज्यसभा सांसद चुना जा रहा है और वही व्यक्ति उन्होंने 2 इतिहास बनाए हैं। पहली बार वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, वो भी एक पहला इतिहास है। और हम चमोली वालों के लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है, हमारा आदमी आज राज्यसभा के सदन में बैठेगा और हमारी क्षेत्र की समस्याओं को वहाँ तक रखेंगे। हम इसके लिए बहुत सौभाग्यशाली है और अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी राज्यसभा सीट के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को भाजपा का उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि जो व्यक्ति विधायक के रूप में ही असफल रहा हो, जोशीमठ आपदा का विलन बनकर उभरा हो, उस पर पार्टी कैसे राज्यसभा की अहम जिम्मेदारी दे सकती है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि अब देखना यही होगा कि महेंद्र भट्ट क्या कुछ प्रदेश के विकास में अपना अहम योगदान दे पाते हैं। उत्तराखंड भाजपा ने राज्यसभा सांसद के रूप में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को भेजने का मन बनाया है। ऐसे में प्रतीत ये होता है कि भाजपा के लिए व्यक्ति की अयोग्यता ही उसकी सबसे बड़ी योग्यता है, क्योंकि महेंद्र भट्ट में कौन से 4 चांद लगे हैं ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ, खासी सस्ती लोकप्रियता बटोरने में वो सिद्धहस्त हैं। अपने विवादास्पद बयानों के लिए, जहर उगलने के लिए और भड़काऊ बयानों के लिए महेंद्र भट्ट हमेशा चर्चाओं में रहे हैं। बद्रीनाथ से एक नाकाम विधायक जो अपनी सीट नहीं बचा पाया, वो जोशीमठ भूधसाव प्रकरण में तो एक विलेन बनकर उभरा था। ऐसे में शायद भड़काऊ बयान या विवादास्पद बयानों का ही नतीजा है या इनाम है कि अब उन्हें राज्यसभा सांसद के रूप में भेजा जाएगा। बद्रीनाथ तो लाभान्वित नहीं हो पाया, लेकिन उत्तराखंड कितना लाभान्वित होता है महेंद्र भट्ट से एक राज्यसभा सांसद के रूप में, ये भविष्य के गर्भ में है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर देहरादून से है, जहां आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से जुट गई है। चुनाव को लेकर यूथ कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उत्तराखंड में काम कर रही है। वहीं युवा कांग्रेस प्रभारी शिवी चौहान ने आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति पर बताया कि यूथ कांग्रेस लगातार कई कार्यक्रम कर रही है। इन कार्यक्रम में बूथ जोड़ो, न्याय दो, रोजगार दो और अभी अग्निवीर का भारी संख्या में विरोध किया जा रहा है। साथ ही साथ हम लोग ऑनलाइन फॉर्म भी भरा रहे हैं, जिसमें सभी के डेटा को सेव रखा जा रहा है और घर पर जाकर सभी से संवाद किया जा रहा है। 3 चरणों में हमारा अभियान है, जिसमें पहला तो हमारा जो कार्यकर्ता है वो घर घर जाके पैम्पलेट्स करवाएगा, स्टिकर्स लगाएगा। पैम्पलेट्स हमारे जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, इसका कलर प्रिंट हमारे पास आ चुका है और ये पैम्पलेट्स है जिसको लेके हमारा कार्यकर्ता घर घर जाएगा। उनका पूरा यहाँ पर ब्यौरा उनका आएगा, विद मोबाइल नंबर आएगा, OTP आएगा। इसके साथ साथ इसको ऐप के माध्यम से भी इसको फिल किया जाएगा और
दूसरे चरण में हम लोग जो है वो गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह करेंगे। तीसरा जो हमारा चरण होगा मार्च महीने का 20 मार्च तक हम पदयात्रा हर जिले में 50-50 किलोमीटर की एक रोड मैप बनाकर पदयात्रा अग्निवीर योजना के विरुद्ध करेंगे। उत्तराखंड में लोकसभा सीटों पर प्रबल दावेदार नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश जोशी ने चुनाव से दरकिनार कर लिया है। उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा से 1-to-1 बात करने के बाद दोनों नेता चुनाव न लड़ने के नतीजे पर पहुंचे, जिससे राजनीतिक हलचल अब तेज हो गई है। दोनों नेताओं का कहना है कि पार्टी से जो भी प्रत्याशी उतारा जाएगा उसका पूरा समर्थन किया जाएगा। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य नैनीताल, उधम सिंह नगर और अल्मोड़ा सीट से मजबूत कैंडिडेट थे। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पौड़ी गढ़वाल से दावेदार थे। दोनों नेता लोकसभा सीट पर लड़ते तो बीजेपी के पसीने छूट सकते थे, लेकिन इस बयान के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में टिकट की आशा बढ़ गई है। पहले कह चुका हूं कि मेरी मंशा नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक 5 साल से कैंडिडेट के रूप में प्रख्यात व्यक्ति हैं। हमने उनको कैंडिडेट के रूप में प्रस्तुत किया है। तो जब एक व्यक्ति को कैंडिडेट के रूप में प्रस्तुत किया है तो उस समय अपनी दावेदारी करना ये माना जाता है कि हम एक अलग ग्रुप बना रहे हैं और उस व्यक्ति को कमजोर कर रहे हैं। हम उस व्यक्ति को मजबूत करना चाहते हैं और मैं इस पक्ष का हूं कि जिस व्यक्ति को हमने 5 साल से कैंडिडेट के रूप में प्रचारित किया वो चुनाव लड़े और हम सब उनके पीछे उनको जीते। देखिए, मैं चुनाव में लोकसभा चुनाव के संदर्भ में कहना चाहता हूं कि मैं कार्यकर्ता के तौर पर जहां मेरी आवश्यकता होगी, जहां पार्टी का फैसला होगा, एक कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहूँगा। चुनाव प्रचार में भागीदारी करूँगा। न मैं अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार हूँ, न मैं नैनीताल उधम सिंह नगर क्षेत्र से दावेदार हूँ, और मैंने साफ तौर से पार्टी नेतृत्व को भी हमारी प्रभारी आदरणीय शैलजा जी को भी मैंने अपनी भावनाओं से अवगत करा दिया है। जो स्ट्रिंग कमेटी थी उनसे भी मैंने साफ तौर से कहा है कि मेरी दावेदारी अगर कहीं से आ रही है, कोई लोग मेरे नाम को प्रपोज कर रहे हैं, तो मैं उम्मीदवार नहीं हूं। मैं पार्टी के लिए काम करना चाहूंगा। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी जब भी उत्तराखंड आई तो कांग्रेस को झटके ही मिले हैं। अब स्थिति यह है कि प्रभारी अपनी बैठकों में चुनावी चर्चा कम और प्रत्याशी ढूंढने में ज्यादा लगी रहती है। देखिए, उनके प्रदेश प्रभारी उत्तराखंड दौरे पे आए हैं तो निश्चित रूप से आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का फीडबैक लिया होगा। लेकिन कांग्रेस के कोई भी लोग आए, किसी के आने और जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। 2024 के लिए उत्तराखंड की जनता ने पूरा मूड बनाया है कि जो हमारे लक्ष्य रखा गया है 75% मत प्रतिशत हासिल करना, उसके तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। और कांग्रेस की जो प्रदेश प्रभारी अभी इस दौरे पर, इससे पहले भी जब प्रथम बार वो उत्तराखंड दौरे पर आई थी तो उनके आते ही कांग्रेस से लगभग 3000 लोगों ने कांग्रेस छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए, उस दौरान भी भाजपा के सदस्य हजारों लोगों ने ली। तो इनके आने जाने और कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि कांग्रेस की जो प्रभारी हैं वो कांग्रेस की समीक्षा बैठक कम अपने प्रत्याशी ढूंढने के लिए है, क्योंकि कांग्रेस को प्रत्याशी उत्तराखंड में कोई मिल नहीं रहा। अगली खबर मसूरी से है, जहां कांग्रेस से पूर्व विधायक और उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जोत सिंह गुनसोला ने कांग्रेस पार्टी से टिहरी लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी पेश की है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी उन पर विश्वास कर उनको टिकट देती है तो वह टिहरी लोकसभा की सीट जीतकर कांग्रेस को देंगे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी 2024 का चुनाव मजबूत तरीके से लड़ने जा रही है। आगे उन्होंने कहा कि हर बूथ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता मजबूत रूप से खड़े हुए हैं और उनका पूरा विश्वास है कि 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीट जीतकर केंद्र सरकार के झोली में डाल देगी। इस संसदीय क्षेत्र में दावेदारी पेश करने का एक अवसर मुझे मिला। पार्टी ने भी प्रस्ताव किया, प्रभारी का भी स्वागत हुआ और प्रभारी जी भी इस अपने ऑब्जर्वेशन को ले जा रहे हैं। अगर पार्टी मुझे ये अवसर देती है, ये आदेश देती है कि आपको टिहरी संसदीय क्षेत्र से जो है चुनाव लड़ना है, तो निश्चित है मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के भरोसे, उन तमाम साथियों के भरोसे, तमाम सबके भरोसे को पुख्ता करने का प्रयास करेंगे।
तो अगली खबर देहरादून से है, जहां आईटीबीपी में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेला में 113 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। आपको बता दें कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 46 केंद्रों पर विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के उद्देश्य के साथ रोजगार मेला का आयोजन किया गया था। तो वहीं पहाड़ों की रानी कहे जाने वाली मसूरी में माफियाओं का गुंडा राज देखने को मिल रहा है। मसूरी पोस्ट ऑफिस के पास कुछ भू माफियाओं ने एक सब्जी विक्रेता को गन पॉइंट पर शराब पिलाई और उसके साथ मारपीट की। वहीं उसकी दुकान को खाली कराकर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया। बताया जा रहा है कि सब्जी विक्रेता बड़ी मुश्किल से भू माफियाओं से बचाकर निकल गया और मामले की जानकारी पुलिस को दे दी। इसके बाद पीड़ित और उसके परिवार ने दुकान के बाहर धरना प्रदर्शन कर रोड जाम कर दिया। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पहले भी लूटपाट करके दुकान खत्म कर दी थी, लेकिन कुछ समाज के लोगों ने फिर हमें जो है यहीं पर बिठा दिया। ठीक, हम कोर्ट गए 18/10 को, जो हमें क्या कहते हैं स्टे मिल गया। जब से हम बैठे हुए हैं, हमने हर जगह लिख के दे दी, DIG साहब का, SSP साहब का, DM के पास, कि मेरे साथ दुकान में लूटपाट हुई। इससे पहले SI थी भावना मैडम, उन्होंने मुझे 4 बार बुलाया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा मेरे से बदतमीजी की गई, तेरी दुकान कहाँ थी। ठीक, अब क्या हुआ, इन्होंने ऐसी घटना कर दी। रात में जो है भाई यहाँ सो रहा था, जबकि कोर्ट में चल रहा है, स्टे मिला हुआ, सब कुछ मिला हुआ है। उसके बाद भाई को इन्होंने गुंडा बुलाया, गन पॉइंट पे ले गए दूसरे, उसमें सारी रात जाफरान पिलाए बगैर पानी के। यहीं सोता हूँ जब से हमारा स्टे हुआ कोर्ट का। सिविल कोर्ट में हमारा मैटर चल रहा है। कल ये लोग जो है 20 से करीबन 25 से 30 आदमी या 40-50 आदमी आ गए। इन्होंने हमें गन के उस पर उठाया, उसके बाद नीचे ले जाकर इनका एक 3 शेड बना हुआ, वहाँ ले जाकर हमें जो है किडनैप कर दिया। इन्होंने जो है हमसे बोला कि जैसा बोला उन्होंने कि ये बयान दो, वैसा हमने बयान दे दिया है। डराया, इन्होंने धमकाया, हमें मारा बहुत। देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।